नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 17 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, सीधे बिना आपका समय खराब करे सीधे बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है ऑस्कर अवार्ड्स को लेके। आप सबको पता है 98 जो ऑस्कर अवार्ड्स है वो आपके लॉस एंजल्स जो अमेरिका का है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कुछ बातें हमारे काम की है। सबसे पहली चीज़, इस साल की जो बेस्ट फिल्म है वो है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये नाम आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसको 98 ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म का जो दर्जा है वो दिया गया है किसको, वन बैटल आफ्टर अनदर। और इस फिल्म ने सर्वाधिक 6 अवार्ड अपने नाम किए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, आगे ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है बी जॉर्डन को, माइकल बी जॉर्डन, जो कि फिल्म सिनर्स के लिए मिला है। देखिए, मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही बात है कि वन बैटल आफ्टर अनदर जो मूवी है वो इस साल की बेस्ट फिल्म है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आप थोड़ा सा बेस्ट एक्टर जो कि लीडिंग रोल के हिसाब से मिला है वो मिला है माइकल बी जॉर्डन को, ये भी आप याद रखेंगे। फिल्म का नाम है सिनर्स। आगे बेस्ट एक्ट्रेस का लीडिंग रोल में मिला है वो जेसी बकले, फिल्म हेमन। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। साथ ही प्रियंका चोपड़ा जो है 2 बार ऑस्कर प्रेजेंट करने वाली महिला बन गई है, यानी कि ये अचीवमेंट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है और इकलौती भी है, यानी कि इनसे पहले किसी ने नहीं किया और ये इकलौती है। आगे भारत की भी एक फिल्म है होम बाउंड, जो कि टॉप 15 में शॉर्ट लिस्ट हुई थी। देखिए दोस्तों, होता क्या है, पहले सबसे पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन होता है, ठीक है। तो इस नॉमिनेशन होने के बाद लास्ट 15 में भी, यानी कि टॉप 15 में भी हमारी जो होम बाउंड है इसने अपना स्थान बना लिया था, लेकिन लास्ट 5 में नहीं आ पाई थी। लेकिन वर्ल्ड वाइड आप सोच के देखिए, ये सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है और उसमें टॉप 15 में जगह बनाना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो आप याद रखेंगे, भारत की फिल्म का नाम है होम बाउंड, जिसने कि ऑस्कर में टॉप 15 में जगह बनाई थी। ठीक है, आगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि ईसा अंबानी जो है वो आनंद पीरामल जो उनके हस्बैंड, उनके साथ में इस इवेंट में मौजूद थी। नॉट मच इंपॉर्टेंट जीके के हिसाब से, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। मेन बातें ये है कि वन बैटल आफ्टर अनदर जो फिल्म है उसका नाम आप याद रखेंगे, ये बेस्ट फिल्म है ऑस्कर की। और जो हीरो है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिसको मिला है माइकल बी जॉर्डन, उनका नाम याद रखेंगे। एंड जेसी बकले बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको मिला है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। और जो है सेकंड टाइम प्रेजेंट जो किया है वो हमारी प्रियंका चोपड़ा ने किया है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि वो इकलौती ऐसी भारतीय है। चौथी बात आप याद रखेंगे, भारत की जो होम बाउंड मूवी है वो टॉप 15 में तो शॉर्ट लिस्ट हो गई थी ऑस्कर में नॉमिनेशन होके, बट लास्ट 5 में जगह नहीं बना पाई थी। राइट, चलिए आगे। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, दूसरा बीसीसीआई के अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, बीसीसीआई का जो बेस्ट एक अवार्ड है बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का, ये स्मृति मंदाना को मिला है और ये उनका 5वां अवार्ड है, ये याद रखेंगे। एन जो श्रीचरनी है, आपको पता है एन श्रीचरनी जो थी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थी, इनको भी बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला वर्ग में, यानी कि पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करने का जो अवार्ड है वो इनको मिला है एन श्रीचरनी को। और मिताली राज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है बीसीसीआई ने। तो ये 3 बातें हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित है, महिला क्रिकेट से संबंधित है, इनको आप याद रखेंगे। और आपको पता है राहुल द्रविड़ को जो है सीके नायडू पुरस्कार मिला है। आगे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जयपुर डिस्ट्रिक्ट के, और इनकी जो रचना है कहानी संग्रह था भरखमा, उसके लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या मिलता है, बट इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत अच्छा पुरस्कार है, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो कि हमारे यहाँ जितेंद्र सोनी जी को मिला है। और अब तक इनकी 15 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, यानी कि एक एस्टैब्लिश राइटर है अपने आप में जितेंद्र कुमार सोनी जी, जिनकी रणखार भी एक फेमस पुस्तक रही है। और उसके साथ पास बाद में अभी ये बरखमा जो पुस्तक है ये आई है और इसमें इनको साहित्य पुरस्कार भी मिला है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, सूर्य मिधा जो कि भारतीय मूल के हैं, यानी कि इनके माता या पिता में से कोई एक इंडियन रहे हैं और ये दुनिया के सबसे युवा अरबपति जो है बन गए हैं। इनकी जो संपत्ति है लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मात्र 22 साल की एज में उन्होंने ये हासिल किया है। और इन्होंने जो अपना मरकोर जो स्टार्टअप है MERCOR, इसके माध्यम से ये संपत्ति अर्जित की है और फोर्स की जो बिलियनियर्स की जो लिस्ट है उसमें अपना स्थान बनाया है। एक टर्म बहुत प्रचलित है, डांसिंग मिसाइल। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये आप रूस मान लीजिए, ये आप यूक्रेन मान लीजिए, ठीक है। इससे समझिए, यहाँ से मान लो लॉन्चर से एक बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ मारना है,
तो इसका पाथ क्या होगा, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या ऊपर एटमॉस्फेयर में इस तरह प्रवेश करती है, फिर नीचे इस तरह से आती है, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। तो होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे मान लो एंटी डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम जो यूक्रेन का लगा हुआ है, वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। ठीक है, अब सोच के देखिए, यही जो मिसाइल है, क्या नाम है, सेजिल, जो कि ईरान की मिसाइल है, ये क्या करती है, अपना पाथ चेंज करने में, यानी कि पाथ को मैनूवर करने में एक्सपर्ट है। यानी कि ये इस तरह का कोई भी पाथ फॉलो कर सकती है। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई मिसाइल इस तरह अपने पाथ में मैनूवर कर रही है तो उसको इंटरसेप्ट करना, उसको मार गिराना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अपनी दिशा बदलकर मैनूवर करने में सक्षम है, और इसी क्षमता के कारण इसको ट्रैक करना अत्यंत कठिन हो जाता है। और इसका परीक्षण जो ईरान ने 2008 में किया था, सेजिल इसका नाम है, न्यूज़ में याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरह की इसकी क्षमता है, ठीक है, इंटरसेप्शन से बचाती है और आधुनिक युद्ध में अत्यंत घातक हो जाती है। तो ये सारी बात हमने करी सेजिल के बारे में। आगे चलते हैं, एक राजस्थान का अचीवमेंट है, ई कोर्ट के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। देखिए दोस्तों, टोटल जो देश में ई कोर्ट है 8,396, उनमें से 1,098 जो है अकेले राजस्थान में, यानी कि राजस्थान की इसमें है रैंक 1। और सर्वाधिक कोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुर में है, उसके बाद श्रीगंगानगर में है ई कोर्ट। ई कोर्ट का बेसिकली मतलब कि जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो पाए, जहाँ पे एआई और संचार तकनीक का यूज किया जा रहा हो, जहाँ पे ई फाइलिंग और डिजिटल भुगतान हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, डिजिटल कोर्ट में। देखिए, जहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, गवाहों को दूर दराज से कोर्ट आने की जरूरत नहीं हो, जेलों और अदालतों के बीच वीडियो लिंक एस्टेब्लिश हो, एआई और संचार तकनीक के माध्यम से न्याय की जो गति है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, केस दर्ज करने, फीस जमा करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, यानी कि फाइलिंग और डिजिटल भुगतान सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और वर्चुअल और भौतिक दोनों प्रकार की सुनवाई संभव हो। तो ये सारी चीज़ें आती है ई कोर्ट के मामले में, और ई कोर्ट के मामले में राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है। बेसिकली आप कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए जहाँ भी न्यायिक सुधार की बात आए तो एक सकारात्मक कदम है जो कि राजस्थान ने किया है, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जिसको हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, एक टूर्नामेंट है, काफ़ी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, इंडियन वेल्स 2026। ये बेसिकली बैडमिंटन से संबंधित है, और इसको 5वां ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये जो है टूर्नामेंट है, और इसके विजेता सिनर और सबालेंका चैंपियन रहे हैं। ये फीमेल कैटेगरी में, और ये मेल सिंगल में, और ये फीमेल सिंगल में। आइए बात कर लेते हैं। 2 नए इतिहास रच गए, इस टूर्नामेंट का 5वां ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। इसकी प्रतिष्ठा और पुरस्कार राशि किसी भी बड़े ग्रैंड स्लैम से कम नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानिक सिनर जो कि इटली के, इन्होंने अपने करियर का पहला इंडियन वेल्स खिताब जीता, और इधर ही अरियाना साबेलेंका जो कि बेलारूस की है, इन्होंने भी अपने करियर का पहला इंडियन वेल्स खिताब जीता। और आप याद करना, साबालेंका के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ पढ़ी थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ठीक है, चलिए आगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के लिए कि चावल उत्पादन में आपको पता हम सेकंड थे काफ़ी लंबे टाइम से, फर्स्ट पे कौन था, चाइना। लेकिन अभी हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने चाइना को बीट कर दिया। हालांकि चावल उत्पादन को लेकर बहुत सारे हमारे कंसर्न्स है, कभी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से इसके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड उत्पादन किया 150.18 मिलियन टन का, जो कि ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, और ये हमारा जो विकसित भारत 2047 का हमारा जो लक्ष्य है, उसके मामले में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, इसमें क्या एक आधार वर्ष होता है, तो अभी तक ये था 2012, लेकिन अभी कर दिया 2024, इसको बदलकर। आधार वर्ष बदलने से क्या क्या फायदे होंगे, चीजें किस तरह से बदलेगी, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है, तो ये कमियों को दूर करती है, और बेस ईयर 2024 है, जबकि पिछला 2012 था। रीजन क्या है, पिछले 1 दशक में भारत में उपभोग का, यानी कि लोगों का कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, और पारिवारिक खर्च करने का तरीका भी और पैमाना भी, दोनों चीजें बदल गई है। तो आधार वर्ष और उसमें कुछ जरूरी बदलाव करना आवश्यक था। सबसे पहली चीज देखिए, 80 करोड़ जो परिवार है उनको कोविड के बाद से ही फूड मिल रहा है, यानी कि राशन मिल रहा है, तो इसकी वजह से CPI में जो खाने का वेटेज है उसको कम करना जरूरी हो गया। तो इन्होंने 45.86% टोटल जो वेटेज था उसको कम करके 36.75% कर दिया, यानी एक सुधार तो ये किया जो कि जरूरी था। आगे आपको पता है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो औसत वृद्धि दर है, उसमें सेवा सेक्टर की जो वृद्धि दर है वो तेजी से बढ़ रही है, और तेज है, अधिक है। इसकी वजह से उनकी कीमतों का स्तर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है, इसलिए सेवा सेक्टर को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। पहली चीज क्या करी, फूड
जो आइटम्स थे उनका जो शेयर था उसको 45 से कम करके लगभग 36% कर दिया गया। दूसरा, सर्विस सेक्टर को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई क्योंकि इसकी वृद्धि दर ज़्यादा है। आगे कुछ बाजार है, डिजिटल बाजार, जो 12 ऑनलाइन मार्केट है, वहाँ से भी डेटा लिया जाएगा। देखिए, जहाँ कंज्यूमर ज़्यादा खरीदारी कर रहा है, अगर उस एटमॉस्फेयर को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो क्या एक्चुअल महंगाई का पता चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने 12 जो ऑनलाइन मार्केट है उनको भी इंक्लूड किया गया है, और जो सेवाएं और वस्तुओं की जो सूची है उसको भी बढ़ाया गया है, यानी ये जो बास्केट थी इसको बड़ा किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या लाभ होंगे इसके। देखिए, ये एक व्यवहारिक जो बदलाव है ये किया है, और इसके व्यवहारिक लाभ होंगे। किस तरह से होंगे? खाद्य की जो कीमतें, उनका सटीक आंकलन संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कीमतें आपूर्ति और मौसम के उतार चढ़ाव के साथ लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए उनको अधिक प्रभावी और सटीक तरीके से हम पता लगा पाएंगे। आगे आपको पता है, जो केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी है उनको महंगाई भत्ता जो बढ़ाया जाता है हर 6 महीने में, वो सटीक तरीके से बढ़ाया जा सकेगा। यानी जितनी एक्चुअल में जमीनी स्तर पे महंगाई हुई है उसी के अनुपात में उनको महंगाई भत्ता दिया जा सकेगा, ये संभव हो पाएगा। साथ ही आपने बात करी कि 12 जो ऑनलाइन मार्केट है उनको भी इसमें इंक्लूड किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे न्यायपालिका से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है जो कि एनसीईआरटी विवाद से संबंधित। देखिए मैं समझाता हूँ हुआ क्या। बेसिकली आपको पता है एनसीईआरटी पिछले 2-3 सालों से एक एक्सरसाइज कर रही है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है यानी कि उनकी जो किताबें हैं उनमें चेंजेज कर रही है। इसी एक चेंजेज के माध्यम से उन्होंने क्या है कि एक जो टॉपिक ऑलरेडी था जुडिशियरी, ठीक है, उस टॉपिक में कुछ चीजें ऐड करी। लाइक उन्होंने जुडिशियल जो करप्शन है उसके बारे में बात करी, ठीक है, जो कि एक रियलिटी भी है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप इसको इमीडिएट जो आपने ये चेंजेस किए हैं वो जुडिशियल करप्शन के बारे में आपने जो बात करी है बिल्कुल बेबुनियाद है, और आप इस तरह की बात करने के लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं है, ना ही आप इस तरह की कोई अथॉरिटी रखते हैं। तो उन्होंने उस चैप्टर को डिलीट कराया। इसके ऊपर राइटर ने ये बोला कि ठीक है, जुडिशरी ने ये तो चेंज करवा दिया, लेकिन उसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें बदली जा रही है, यानी कि हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है और भी बहुत सारी बातें। तो जुडिशरी ने उन सब चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं कही, इसी के बारे में सारा आर्टिकल है, क्योंकि उनके भी सोसाइटी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। चलिए बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई, ये बात हमने कर ली। न्यायालय ने निर्देश क्या दिया? उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए जो स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने का अंतिम रूप जो दे रहे हैं ये व्यक्ति, ये इसमें भागीदार नहीं रहेंगे, क्योंकि इन व्यक्तियों को उस लेवल की समझ नहीं है, ये बोला। आगे राइटर बोलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में काफ़ी विवादित सामग्री डाली जा रही है। भाई न्यायपालिका वाले चैप्टर को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी 8वीं की पाठ्य पुस्तक में सभी मुस्लिम शासकों को क्रूर बताया जा रहा है, एक तरफा, मतलब किसी को भी अच्छा नहीं बताया जा रहा, सबको क्रूर बताया जा रहा है, और हिंदू शासकों को सौम्य बताया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये उसने कंसर्न रेज किया है, यानी कि आदमी को, शासकों को उनकी मेरिट के हिसाब से बात नहीं की जा रही है। बेसिकली उनका कहना ये था, जैसे पहले हम बात करते थे कि अकबर महान था, ठीक है, बाकी शासक इस तरह से थे, तो हर शासक के अपने अपने हिसाब से उनका इवेल्यूएशन था। बट अभी जो है पूरा एक तरफा हो गया कि सारे जो मुस्लिम शासक थे वो क्रूर थे, और हिंदू जो साम्राज्य हैं वो सौम्य थे, और सारे हिंदू शासकों ने संघर्ष किया मुस्लिम शासकों के अगेंस्ट में। इस तरह की बातें इन्होंने कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में बोली है। साथ ही भूगोल में अर्घ जैसी, जो अर्घ सूर्य को चढ़ाया जाता था, उसके बारे में बात करिए। तो ये तो बेसिकली हमारे वैदिक कल्चर से जुड़ी हुई थी, इसमें तो इतना जो है विरोध नहीं होना चाहिए था राइटर का, बट ठीक है, इनकी ओपिनियन है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। राइट, आगे कि लेखन के मानक क्या है, यानी कि जो भी इस तरह पाठ्य पुस्तक का लेखन होना चाहिए उसमें विषय की विशेषज्ञता के साथ में, यानी कि आपने अगर हिस्ट्री लिख रहे हो तो हिस्ट्री की जो आपकी विशेषज्ञता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ में निष्पक्ष होना, आपका समानता की स्थापना करना, शांति की स्थापना करना, सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देना, ये भी जिम्मेदारी है किनकी? जो बुक राइट कर रहे हैं, यानी कि जो बुक लिख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ विषय की विशेषज्ञता तक सीमित नहीं है, यानी कि वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है इस बात तक सीमित नहीं है, यानी कि वो लिखावट इस तरह की हो कि उससे निष्पक्षता बढ़े बच्चों के मन में, उससे समानता बढ़े बच्चों के दिमाग में, उससे शांति की स्थापना हो, यानी कि सामाजिक सौहार्द जो है वो बने, बिगड़े नहीं, और सद्भाव बढ़े आपस में, कम्युनिटीज में, छात्रों के मन में। आगे चुनौती क्या है, यानी कि आलोचकों का मत है कि न्यायालय सभी विवादित अध्यायों को, विशेष इतिहास और सामाजिक विज्ञान, इनमें भी समान मापदंड अपनाए जाने चाहिए थे, और न्यायपालिका को भी इस बारे में विचार करना चाहिए था। ये हमारी आज की डिस्कशन थी दोस्तों। हमने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बात करी, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जितेंद्र कुमार सोनी जी को मिला इसके बारे में बात करी, बीसीसीआई के जो पुरस्कार है जो कि मिले हैं स्मृति मंदाना को, श्रीने को, और भी बाकी लोगों को, ठीक है, सूर्य मिधा जो अरबपति है उनके बारे में बात करी हमने,
ठीक है, ई कोर्ट के बारे में बात करी, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो नई आधार वर्ष चेंज हुआ 2012 से बदलकर 2024 किया, उसके बारे में हमने बात करी। और उसके बाद लास्ट में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया न्यायपालिका के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आया होगा, और पसंद आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद हो, आपका समय खराब ना हो, आपकी स्टडी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।